हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में, ESO 13 का। और चैप्टर का नाम आपके सामने ही है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर आपको ये चैप्टर मेरे पढ़ाने के बाद भी मुश्किल लग रहा है तो एक काम कर सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव्स में मैंने एक और चैप्टर मतलब एक और बुक पढ़ाई हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ से आप देख सकते हो। बेसिकली इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज दे रखी है आपको, थोड़ी ज़्यादा डीप में है बातें इसके अंदर। है सेम ही वो भी, मेरे जो आप वहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, जो मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी सेम ही टॉपिक है। ठीक है, उसमें भी मतलब नॉर्मली बातें की गई है, पर बड़े बड़े जो समाजशास्त्री हैं जैसे कि दुर्खाइम है, कार्ल मार्क्स है और मैक्स वेबर है, इन तीनों के बारे में ही दिया हुआ है। इन तीनों से सवाल बनते हैं बेसिकली। जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो तीनों से ही बनते हैं, वो जो सेम है, बस वहाँ पे सब्जेक्ट कोड चेंज हो गया है। बाकी जो चैप्टर्स हैं लगभग सेम ही हैं, जो लैंग्वेज है वो भी सेम है, पर मैंने उसको एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। बट हाँ, एक और बात वहाँ पे ये है कि मैंने वो फ़ोन से बनाई हुई है। अब मैं जो आपको बताता हूँ ये टैबलेट से पढ़ाता हूँ, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि टैबलेट से मैं आपको हाईलाइट वगैरह भी कर पाता हूँ, चीज़ों को दिखा पाता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करके। अब मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसे नहीं हो पाता, क्योंकि फ़ोन पे मैंने पहले जो वीडियो बना रखी थी काफ़ी पुरानी हो गई है वो। तो उस समय मेरे पास टैबलेट नहीं था, तो मैंने वैसी बनाई थी। तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि बस मेरी जो बातें हैं वो सुन लेना। आपको वो उसके उसके बारे में मतलब पूरा ऐसा नहीं करना कि नोट्स बनाने हैं, ये सब काम करना है, नहीं। बस सुन लेना उसको। वहाँ से सुनने से क्या फ़ायदा होगा, फिर आप दोबारा इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, इन बुक्स को पढ़ोगे, इस वाली बुक को, ESO 13 को, तो आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा बातें। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर आज का, यूरोप में समाजशास्त्र का उदय। तो बेसिकली जो टॉपिक है वो समाजशास्त्र के ऊपर है कि भाई कहाँ से आया है। ठीक है, ये टॉपिक आपको शायद उस बुक में ना मिले। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे सिद्धांतों के बारे में बता रखा है मेनली। जो फोकस है वो जो भी विद्वान होते हैं, समाजशास्त्री होते हैं, उनके बारे में, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, उनके जो सिद्धांत है वो वहाँ पे बता रखे हैं। बेसिकली जो तीन हमारे बड़े बड़े सिद्धांत है, सिद्धांतकार है, समाजशास्त्री जो भी कह लो उनको। ठीक है, उनके बारे में वहाँ पे बता रखा है। सिर्फ तीन है वहाँ पे, बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिलते हैं। बट मैं बता रहा हूँ आपको, जो सवाल बनते हैं वो उनसे ही बनते हैं। तीन, कार्ल मार्क्स, एमिन दुर्खाइम और मैक्स वेबर, इन तीनों के बारे में आते हैं बस। बाकी ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि यूरोप में समाजशास्त्र कैसे उभरा। ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट कैसे हुआ समाजशास्त्र, जो हम सोशोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये कहाँ से आया है, इसके बारे में ये आपको बताने वाला है। सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं आपको, छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये, क्योंकि हम एग्ज़ाम्स जब कर रहे होते हैं, जब हम एग्ज़ाम में आंसर लिख रहे होते हैं, तो उसमें हमें नॉलेज कम होती है चीज़ों के बारे में, तो हम लिख नहीं पाते। सबसे पहले याद रखा करो कि वो कौन से समय में हुआ है। जो भी काम होते हैं, जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, कहीं से भी पढ़ाई करते हो, तो सबसे पहले याद रखा करो कि ये सन कौन सा था, कौन सा टाइम था वो। ठीक है, हम बात करते हैं तीन तरीके की, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हम पढ़ते हैं मध्यकालीन वाली जो होती है, मिडिल वाली जो हिस्ट्री होती है, और हम एक पढ़ते हैं प्राचीन वाली जो हिस्ट्री होती है, राइट, मतलब बहुत पुरानी वाली जो होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी है, ये बेसिकली मॉडर्न वाला आ जाता है 14th सेंचुरी में। ठीक है, 14th सेंचुरी में आ जाता है ये, यहाँ के आसपास में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मेन फोकस होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे होगा 300, या फिर हम कह लो 400, 1400 से लेके 1800। ठीक है, 800, 1800, यानी कि 1400 से लेके 1800 सदी तक की जो भी बातें हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, कि भाई इस समय में समाजशास्त्र जो था ना, वो एक सब्जेक्ट के रूप में निकल के आया। ठीक है, मेनली जो इसकी स्थापना हुई है एक सब्जेक्ट के रूप में, सोशोलॉजी जो नाम आया है वो 19th सेंचुरी में आया डेफिनेटली। ठीक है, यानी कि 19वीं सदी में आया है, पर ऐसे मान के चलिए कि हम थोड़े पुराने पीछे से लेके चलते हैं कि भाई आया कहाँ से है, क्योंकि देखो कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, धीरे धीरे करके उसकी स्थापना होती है, लोग उसमें उसके बाद जो है जानना शुरू करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। धीरे धीरे करके जो लोग हैं, जो बहुत सारे हो जाते हैं, उसमें विद्वान होते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, सब्जेक्ट बनता है एक, राइट, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसी तरीके से इसको भी बहुत सारा टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया आने में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है, इसमें आपको हर एक एरिया से जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि पॉलिटी में देख लेंगे आप। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का भी थोड़ा बहुत जो है क्षेत्र ये कवर करता है। और
उसके अलावा हिस्ट्री के बारे में बताएगा आपको, हल्की फुल्की हिस्ट्री भी इसके अंदर आपको मिलती है, ज्योग्राफी भी मिलती है, और इकोनॉमी के बारे में भी मिलता है आपको, ठीक है। बाकी हम संस्कृति के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं डेफिनेटली, वो तो एक नॉर्मल चैप्टर, मतलब नॉर्मल इसमें एक बेसिक सी बातें हैं कि भाई कल्चर वगैरह के बारे में पढ़ना। बाकी हम सारी चीज़ें इसमें कवर करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि ये हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि आया कहाँ से, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि भाई ये किस किस तरीके से ये डेवलप हुआ है। अब बात आई है इंट्रोडक्शन की, मतलब कि पृष्ठभूमि, ठीक है, यानी कि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई ये है क्या। देखो, यूरोप में समाजशास्त्र जो आया है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई 14 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है। मतलब ऐसे कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं बता रखी हम लोगों को कि भाई इस समय ही आया था, शुरुआत हुई है, कभी भी कोई ऐसा याद नहीं रखता, है ना। धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में वो चीज़ समा के आती है, दिमाग में आने लगता है कि हाँ भाई इस तरीके से जो है हम समाज के बारे में बात कर रहे हैं, हम कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक, इसको हम एक सब्जेक्ट क्यों ना बना दें, ठीक है। फिर हम जो है बाद में चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट्री वे में, यानी कि लिखित तरीके से हम चीज़ों को लेके चलते हैं, तो वो फिर क्या होता है, वो एक जो हमारी जो विचार है वो कन्वर्ट हो जाते हैं बुक के अंदर, ठीक है, वो बुक कन्वर्ट हो जाती है सब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो ये इस तरीके से चलता है। वैसे ही यहाँ पे जो समाजशास्त्र है उसका उदय किस तरीके से हुआ है, उदय इस तरीके से हुआ है कि भाई एक आया है इनलाइटमेंट पीरियड, ठीक है, ये आपको हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने छोटा सा रेड में। इनलाइटमेंट पीरियड बेसिकली ये समाजशास्त्र का उदय का एक समय था, जब हमने देखा कि भाई समाजशास्त्र पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो लोग थे वो तर्कवादी हो गए थे। तर्कवादी से मेरा मतलब है कि डिबेट करना, राइट। डिबेट से मेरा मतलब है बातचीत करना, यानी कि कोई भी सवाल कर रहा है उसका जवाब, या फिर जो कोई जवाब दे रहा है उसका सवाल करना, राइट। इस तरीके से जो है बात, पहले क्या था, उससे पहले लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सीधे थे, ठीक है, जो कह दिया वो मान लिया कि भाई भगवान होते हैं, हाँ होते होंगे भाई, ऐसे करके भाई ये पूजा पाठ कर लो, आपका जो ये दोष है कम हो जाएगा। तो ये जो बात थी ना, ये सब जगह ही थी, ठीक है, धर्म के नाम पे डराना लोगों को, ये नॉर्मल था। फिर बाद में जब ये युग आया, इनलाइटमेंट पीरियड आया, इसको हिंदी में प्रबोधन युग भी कहते हैं। तो ये जब पीरियड आया तो लोगों ने ना तर्क करना शुरू कर दिया, और धर्म की जो बातें थी ना वो अब धर्म की बातें पहले अंतिम बातें थी। कहने का मतलब ये है कि अंतिम बातों से कि इसके बाद कोई सवाल नहीं करता। धर्म की बात आ गई जहाँ पे कि भाई भगवान मेरे सपने में आए थे, उन्होंने बोला कि इस फलाने व्यक्ति को राजा बना दो, तो बना दिया। फिर बाद में क्या हुआ भाई, राजा के जो बनने का जो प्रोसेस था, इनके यूरोप के देशों में ऐसा ही था कि भाई उनके सपनों में जो एक पंडित पुजारी होता है, उसके सपने में भगवान आए, उसने बोला कि भाई ये व्यक्ति है, इसको राजा बना दो, तो उसने बना दिया। इस तरीके से जो था प्रोसेस था उस उन लोगों का, यूरोप के अंदर बता रहा हूँ मैं, यूरोप के जो देश जितने भी हैं वहाँ पे ऐसे ही काम चलता था। फिर बाद में सवाल पूछे जाने लगे कि भाई अगर भगवान ने बोला है तो क्यों बोला है, किस बेसिस पे बोला है, और आपसे क्यों बोला है, ठीक है, अगर आप पुजारी हो हमारे से क्यों नहीं बोला, हमने कौन सा पाप किए हुए हैं, राइट। इस तरीके से जो है सवाल लोगों के जो है लोग करने लगे एक दूसरे से, और जो लोग डराते थे धर्म के नाम पे उन लोगों से सवाल किए जाने लगे। तो ये तो था एक इंट्रोडक्शन, जब हमने देखा पहली बार कि समाजशास्त्र आया है, ठीक है, एक समाजशास्त्र जो है सब्जेक्ट के रूप में नहीं था उस समय, एक विचार के रूप में ये आया है, राइट। अब हम बात करते हैं प्रबोधन युग की। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा मैंने जो है पढ़ाई की थी तो ये मैंने ऐसे छोड़ दिया था, सॉरी फॉर दैट, अच्छा सा नहीं लग रहा वो। हाँ, प्रबोधन युग बेसिकली यही इनलाइटमेंट पीरियड मैंने आपको अभी बताया था, इनलाइटमेंट पीरियड था, ये मैंने आपको बता दिया, अभी एक्सप्लेन किया है सही तरीके से। इसी को ही हम इनलाइटमेंट पीरियड कहते हैं, जिसमें कि हम सवाल करने लगे लोगों से, ठीक है, कि भाई क्यों हुआ है, ठीक है, प्रश्न, सवाल मतलब क्वेश्चंस करने लगे कि भाई ऐसा होता क्यों है, क्यों हुआ है, बताइए ज़रा, ठीक है, एक्सप्लेन करिए। और डिबेट कर रहे हैं हम किसी भी बात पे, उसको हम इनलाइटमेंट पीरियड कह रहे हैं। तो ये जो है इंट्रोडक्शन है एक सब्जेक्ट का, राइट, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है इस तरीके से सोशियोलॉजी का, क्योंकि सोशियोलॉजी का मतलब ही है कि सवाल करना, ठीक है, समाज के विषय में सवाल करना कि आप धर्म के बारे में जो ये गलत फहमी फैला रहे हो ये क्यों फैला रहे हो, इन इस तरीके के सवाल करना। अब आती आती है यूरोप समाज का स्वरूप और परिवर्तन। अब सबसे देखो, हमने बात कर लिया कि भाई ठीक है परिवर्तन हुआ, और एक विचार लोगों के दिमाग में आया कि सवाल करना, ठीक है, ये सवाल ही था जो कि उपज थी समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। उस समय लोगों को नहीं पता होगा,
और हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, राइट, क्योंकि एक सब्जेक्ट बन चुका है। हम ये देख रहे हैं कि भाई ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो शुरू हुआ है सवाल पूछने से, राइट, तर्क करने से, तर्कवादी होने से। अब बात होती है कि यूरोप तो हमने देख लिया कि भाई ठीक है ये शुरू हुआ है, लेकिन यूरोप उस समय का यूरोप कैसा था, क्या उन लोगों के विचार थे, किस तरीके से वो रहा करते थे, धर्म कैसा था वहाँ पे, ठीक है, पंडित वगैरह कैसे थे वहाँ पे, मतलब व्यवस्था जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से था, तो ये हमें जानना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है आपको कि भाई स्ट्रक्चर कैसा था वहाँ का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या परिवर्तन आए हैं, ठीक है, स्वरूप के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं आपको, यहाँ पे चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्वरूप के बारे में कि भाई यूरोप के समाज का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। सबसे पहले यूरोप का जो समाज था वो परंपरावादी था, यानी कि पुरानी सोच वाला, जैसे कि हमारे भारत में है। आज भी परंपरावादी लोग बहुत सारे मिलते हैं, उनको हम रूढ़िवादी भी कहते हैं, यानी कि बिल्ली रास्ता काट गई या भगवान नाराज हो जाएंगे, इस तरीके के जो विचार रखते हैं उनको हम परंपरावादी कहते हैं। वैसे ही वहाँ पे भी थे यूरोप के अंदर, सेम तरीका, ठीक है, इंसान तो वहाँ पे भी थे। भूमि को केंद्र स्थान प्राप्त था, और जो सामंत होते थे वो भूमि के मालिक होते थे। सामंत मतलब एक तरीके से जमींदार, राइट, जो जमींदार लोग हैं वो सामंत उनको बोलते हैं। वो एक तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था से थोड़े पहले वाले जो लोग होते हैं उनको सामंत कहते हैं, ठीक है। पूंजीपति ही होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनका नाम रखा गया है सामंतवाद। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे, अगर हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे ना, उन्होंने बता रखा है इसके बारे में एकदम, मतलब डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा अगर आपको देखना है इसके बारे में। और सामंतवाद, इसमें देखो बहुत सारे 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है इसको, कि जो हमारा एक काल था उसमें हम देखते हैं कि भाई साम्यवाद था, ठीक है। साम्यवाद बेसिकली जो हमारे अर्ली मैंस थे वो, उसके बाद आता है दास प्रथा, ठीक है। उसके बाद आता है सामंतवाद, जो भी मैंने आपको दिखाया है, ये तीसरे नंबर पे आता है, राइट। उसके बाद आता है आपका पूंजीवाद, ठीक है। ये पूंजीवाद सबसे लास्ट में आता है, जो भी अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये काल होते हैं, ये समय होते हैं, ये अकॉर्डिंग के हिसाब से ये चल रहा है। तो ये उसी में से एक है। तो ये सामंतवादी वही लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी भूमि होती है, ठीक है। तो ये भूमि के मालिक होते थे। किसान जो थे वो भूमि पे काम करते थे, ठीक है, मजदूर, एक तरीके से मजदूरी करना, मतलब बड़े लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए मजदूरी का काम करते थे वो लोग। और जो भी लाभ, यानी कि जैसे कि फसल हो गई है तो उसका जो लाभ होता था वो लगभग 50, 60, 70% ये लोग रखते थे। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है 30% के आसपास में किसान लोग रह लेते थे, जो कि पूरी साल भर मेहनत कर रहे हैं उस ज़मीन पे। पर इसीलिए कि वो ज़मीन इन सामंतवादी लोगों की है, इसीलिए इन लोगों को कम पैसा दिया जाता था, या कम अनाज जो भी वो उगाते हैं फसल में वो दी जाती थी, मतलब बहुत ही कम। क्योंकि उस समय जो किसान लोग होते थे, या छोटी जो, मतलब कि जो एक तरीके से प्रजा हम कह सकते हैं, जो नॉर्मल जो लोग थे जैसे कि हम लोग हैं, उन लोगों को ज़मीन खरीदने का, ज़मीन रखने का कोई भी अधिकार नहीं था। यूरोप में भी ऐसा था, भारत में भी ऐसा ही था। समाज जो था वो 2 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। उनका विभाजन एकदम स्पष्ट था, एकदम, मतलब कि एक लाइक अ वाटर, जैसे कि हम ट्रांसपेरेंट दिखता देख पाते हैं ना, वैसा। धर्म समाज का आधारभूत सिद्धांत था, यानी कि धर्म सबसे पहले था, बाकी सब चीज़ें बाद में। धर्म गुरु जैसे पादरी, ठीक है, यही तय करते थे कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक, मतलब क्या सही है और क्या सही नहीं है। यही लोग जो थे, पंडित वगैरह जो कहते हैं, पादरी मतलब पंडित, यानी कि चर्च का जो फादर होते हैं उसको हम पादरी कहते हैं हिंदी में। परिवार और रिश्तेदार संबंधों का जीवन में, मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था उस समय जो है, मतलब वो समाज जो था वैसे था, मतलब लोगों का सेल्फिश नहीं थे उस समय लोग, मतलब सेल्फिश नहीं थे। इसका मतलब ये है कि वो समाज से जुड़ के रहते थे, ठीक है। यूरोप के अंदर की बात कर रहे हैं अभी हम। राजतंत्र की जड़ें समाज में गहरी जमी हुई थी, ठीक है। राजतंत्र यानी कि किंग जो था वो राजा था सबका, इस तरीके से उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से जो था ये सिस्टम जो था, एक प्रोसेस था, ये होता था। ऐसी मान्यताएं थी कि ईश्वर ने राजा को लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है, ठीक है। तो यानी कि भगवान ने भेजा है इस राजा को यहाँ पे शासन करे, ठीक है, गरीब लोगों पे। ये तो रहा स्ट्रक्चर, कि भाई यूरोप का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से था। अब हम बात करते हैं उसमें परिवर्तन कैसे आए हैं, क्या क्या चेंजेस हमने देखने को मिले हैं वहाँ पे, राइट। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें बताएगा कि फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नया यूरोप उभर कर सामने आया।
उसने प्राचीन यूरोप के हर मुख्य पहलू को चुनौती दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने ये बात कर ली कि भाई लोगों के दिमाग में सवाल उठने लगे। तो फलस्वरूप वर्ग का पुनर्गठन हुआ, पुराने वर्ग ध्वस्त हो गए और जो थे नए वर्ग सामने आए। धर्म की चुनौती दी जाने लगी और धर्म का महत्व जो था वो कम हो गया। ठीक है, लगभग खत्म का कह सकते हैं कि खत्म हो गया या कम हो गया। परिवार जो निष्ठाएं थी वो विचारों ने ले ली, यानी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो काबिल है, जिसके पास स्किल है, वो राजा बनेगा, ना कि राजा का बेटा। ठीक है, इस तरीके से जो थी चीज़ें सामने आने लगी। ये परिवर्तन थे जो कि हमें देखने को मिल रहे थे। अब बात करते हैं समाजशास्त्र का उदय। ठीक है, सामाजिक परिस्थिति के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले समाजशास्त्र का जो उदय हुआ है वो 19वीं सदी में हुआ है। ठीक है, समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, वो 19वीं सदी में हुआ है, जिसके पीछे दो कारण सबसे मेन बताए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है, कहाँ गया, हाँ, वाणिज्यिक क्रांति। ठीक है, और एक होता है वैज्ञानिक क्रांति। ये दोनों क्रांति रीजन थे समाजशास्त्र के उदय होने के पीछे। ठीक है, जो परिवर्तन आया था उसके पीछे ये कारण थे, यानी कि वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। अब जानना ये है कि भाई ये दोनों क्रांति का मतलब क्या है। ठीक है, ये वाणिज्यिक क्रांति क्या होती है और ये वैज्ञानिक क्रांति क्या है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी वो बताता हूँ कि ये आपको शब्द दिख रहा होगा, पुनर्जागरण युग। इसको हम हिंदी में या इंग्लिश में, सॉरी, इंग्लिश में हम कहते हैं रेनेसांस, कुछ ऐसे करके शब्द दिया हुआ है, युग कहते हैं इसको। यहाँ पे क्या है कि लोगों के जो मस्तिष्क था या लोगों में जो है वाणिज्यिक क्रांति के प्रति वैज्ञानिक क्रांति, यानी कि सवाल करना, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को रिसर्च करना, वो सब शुरू हो गया था। तो इसको हम वैज्ञानिक क्रांति और वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि ये वाणिज्यिक क्रांति क्या होती है। तो वाणिज्यिक क्रांति बेसिकली सबसे पहले 1450 में शुरू हुई है और 18वीं सदी तक ये चली है। राइट, मध्यकालीन यूरोप के अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं बहुत ही सीमित थी। तरक्की, वाणिज्यिक क्रांति के अभिप्राय, वाणिज्यिक क्रांति का अभिप्राय 15वीं शताब्दी के बाद हुए व्यापार वाणिज्य के विस्तार से है। वाणिज्य के विस्तार या व्यापार, यानी कि जो बिजनेस था वो बढ़ गया। ट्रेड जो थे ना वो यूरोप के बढ़ गए। ट्रेड मतलब बिजनेस, यानी कि जो भी वो उत्पाद कर रहे हैं वो बाहर के देशों में भी सेल कर पा रहे हैं। राइट, उसको हम ट्रेड कहते हैं या फिर वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। जिससे क्या होता है कि भाई जो भी देश होता है उसको फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। राइट, यानी कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो खर्चा करना, मतलब जो भी आप उसने यूज़ किया है, जो भी बनाया है, उसको आसान तरीके से वो सेल कर पाते हैं। उसको वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। और ये क्रांति बेसिकली जब बनती है जब बहुत सारे समय तक जो है वही चीज़ें प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं सालों तक। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, एक प्रॉब्लम ये थी कि जो ये इटली है बहुत ताकतवर था। ताकतवर मीन्स कि इसका एक अधिकार था, मतलब पूरे रेशम मार्ग जो होता है ना, जो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यातायात का जो जो भी प्रोसेस था वो इसके हाथों में था, इटली के हाथों में। यानी कि जो हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, वो इटली के हाथों में था। और ये इटली क्या करता था कि बहुत ज़्यादा टैक्स के रूप में पैसा वसूल करता था देशों से, कि भाई मैं आपका माल पहुंचाऊंगा वहां तक तो मुझे पैसे चाहिए। राइट, इस तरीके से जो था इसका एक प्रोसेस था पैसा कमाने का। और ये यूरोप के देश बहुत चिंतित थे इसके लिए कि भाई अब हम क्या करें, कोई आसान तरीका ढूंढी जाए इसके लिए। तो उस समय ना एक मतलब कि एक सर्च करने का एक वो चल रहा था, तरीके से एक्टिविटी कह लो आप, कि भाई समुद्री मार्ग का यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। यूज़ कर दिया मतलब कि जो वास्को डिगामा थे वो अफ्रीका से निकले और भारत की खोज करी उन्होंने, ये तो आपको पता ही होगा। तो उस समय ये जो था ना, ये प्रोसेस शुरू हो गया कि भाई हम नाव से या फिर बोट से, जो भी है पानी के रास्ते से, किस तरीके से हम जा सकते हैं किसी और देश में। और ये सबसे ज़्यादा मतलब कि आसान तरीका होता है और आप सस्ते में कहीं पे भी अपना सामान पहुंचा सकते हो समुद्री मार्ग से। ये सबसे आसान लगा और इन देशों ने इसको यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, तो ये क्या है, इससे क्या हुआ, ट्रेड और बढ़ गया, व्यापार जो था वो और बढ़ गया और आसान तरीके से और सस्ते में ये लोग जो है ट्रेड कर पा रहे थे। इस इनका जो है आराम तरीके से लाभ हो रहा था, मतलब बड़े तरीके से, और दिक्कत नहीं आ रही थी कहीं पर भी। अब बात आती है इसको और अच्छा करना।
ठीक है? हमने ट्रेड बढ़ा दिया पर जो पैसे आएँगे उसको कैसे रखेंगे? और कोई चाहता है व्यापार करना तो वो व्यापार ठीक कैसे कर पाए? ठीक तरीके से कैसे चला पाए? उसके पास पैसा नहीं है तो वो भी जो है प्रॉब्लम्स थी और पैसा-वैसा देने में दिक्कत आ रही थी व्यापारियों को। तो जो था फिर बैंकिंग व्यवस्था को अच्छा किया गया, ठीक है? जो सिस्टम था बैंकिंग का वो सही किया गया। सही कहने से मेरा मतलब है कि जो कर्ज़ था यानी कि जो लोन वगैरह देना आसान कर दिया कि भई अब हम जो है लोन दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आसान किश्तों में या ब्याज कम लेंगे इस तरीके से। चेक की व्यवस्था की गई कि भई चेक आप चेक में जो है पेमेंट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हम पहले ना सोना और चांदी का जो सिक्के थे वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। अब उनको कम कर दिया या ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पे कागज़ जो नोट होते हैं ना, करेंसी होती है, उसका यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो ये क्या था बैंकिंग व्यवस्था अच्छी हो गई, यानी कि हम आराम तरीके से जो है किसी भी देश के साथ ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो है ये किया गया। कुछ नई-नई कंपनी सामने आई इसी समय में जिनको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ठीक है? या फिर उच्च ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन नामों से जानी जाती है। जो कि हमारे देश में भी आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार के चक्कर में इन लोगों ने हम पे राज किया। नए वर्ग का उदय हुआ, यानी कि मिडल क्लास वर्ग मिडिल क्लास वर्ग का उदय हुआ, इसी को हम नया वर्ग का उदय कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक विश्व का यूरोपीकरण भी हुआ, यानी कि देखो ट्रेड बढ़ेगा। देखो जैसे कि भारत है, अगर भारत अपना व्यापार बढ़ाएगा किसी देश के साथ में, वर्ल्ड के साथ में बेसिकली, तो हमारी जो कल्चर है वो लोग अपनाएंगे डेफिनेटली। जैसे कि हमारे देश से जो लड़कियां हैं साड़ी वगैरह पहनती हैं, सूट यूज़ करती है, अगर ज़्यादा बनेगा हमारे देश में तो वो बाहर जाएगा, बाहर के लोग खरीदेंगे, लड़कियां खरीदेंगी, विमेंस खरीदेंगी और वो पहनेगी, तो क्या होगा, हमारा जो कल्चर है वो फैलेगा। ऐसे ही यूरोप में भी हुआ, इन लोगों का जो बना हुआ जो सामान था वो हमारे लोग देश में आया, हम लोगों ने पहना, यूज़ किया, तो क्या हुआ, यूरोपीकरण हो गया। यानी कि इनका कल्चर जो था हमने अपना लिया। कोट पैंट पहनना, टाई लगाना, ये सब चीज़ें इन लोगों की देन थी और हम लोगों ने उसका यूज़ किया। पहले हम लोग इंडियंस जो है वो धोती कुर्ता में रहते थे, यही हमारी पहचान थी। अब इन लोगों ने क्या किया कि भाई सामान जो है बेचा हम लोगों को, हमने खरीदा और यूज़ करना शुरू कर दिया। इससे मतलब इन कपड़ों को पहन के अपने आप को जेंटलमैन दिखाने की कोशिश करते थे। मतलब कि इंडियंस की बात करूँ या और विदेश के लोग, सभी जो थे ट्रेड कर रहे थे इन लोगों से। वैज्ञानिक क्रांति, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया आपका। पहला बता दिया मैंने आपको वाणिज्यिक क्रांति के बारे में, अब बात कर रहे हैं वैज्ञानिक क्रांति क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जे मतलब कि जो वैज्ञानिक क्रांति थी, इसमें बेसिकली क्या-क्या चेंजेस आए। सबसे पहले तो ये हुआ कि देखो, हमारी जो लाइफ स्टाइल थी वो बदल गई। पहले हमारे देश में अगर हम एग्जांपल ले यूरोपीकरण का, तो हम लोगों ने एक वेल मेंटेन कपड़े पहनना शुरू किया कि भाई धोती कुर्ता की जगह अब हम कोट पैंट पहन रहे हैं, टाई लगा रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, जूते यूज़ कर रहे हैं और सॉक्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं पैरों में। तो ये क्या था, हमारी जो लाइफ स्टाइल थी वो बदल गई। हमने जहाँ हम पहले धरती पे बैठ के खाना खाते थे नीचे ज़मीन पे, अब हम टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और बेडों पे सो रहे हैं, ठीक है, सोफे पे बैठ रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। घर में हम पहले बातचीत करते थे समाज के साथ में लग बैठ के, और मतलब बाहर बैठ के चार लोगों के साथ में बात करते थे, अब हमने जो है वो सब छोड़ दिया। तो ये क्या था, हमारी लाइफ स्टाइल तो बदली, साथ साथ में हमारे विचार भी बदल गए। हमारे विचार वैसे ही मतलब तर्कवादी यूरोप के लोगों की तरह सोचने लगे हम लोग। ये जो था वैज्ञानिक क्रांति की देन थी, राइट। उसके बाद धर्म का जो महत्व था वो कम हो गया। हम अभी यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है अभी आपको भारत का, पर हम बात कर रहे हैं यूरोप के बारे में। वहाँ के लोगों के जो विचार थे वो भी बदल गए धीरे धीरे करके। बाकी देश के भी, वर्ल्ड का जो था वो भी बदला, क्योंकि ट्रेड जो था इन लोगों का बहुत सारे देशों के साथ था, भारत, चाइना जैसे देश जो है इनके साथ। उनके जो हमारे विचार भी बदले, साथ में इन लोगों के विचार भी बदले। देखो, जब देखो वहाँ के लोग जब यहाँ आएंगे सामान को, अपने सामान को सेल करने के लिए, तो हमारी कुछ बातें वो सुनेंगे, वहाँ अपने जाके देश में जाके बताएंगे, वहाँ से कुछ बातें लेके आएंगे, हमें बताएंगे। तो ये क्या है, एक विचार का कन्वर्सेशन हो रहा है, हमारी बात वहाँ तक जा रही है, वहाँ की बात हमारे तक आ रही है। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से विचार का आदान प्रदान होता है। इसमें भी क्या होता है, हमें कुछ बातें जानने को नहीं मिलती है ना, और हम कुछ बातें नहीं बताते हैं किसी अन्य व्यक्ति को। तो ये भी जो था होने लगा उस समय। तो इसको हम वैज्ञानिक क्रांति कह रहे हैं। इस समय में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, जैसे कि विज्ञान के रासायनिक प्रकार्य शुरू होने लगे। ये वाला, ये आपका इसका एक सब टॉपिक है, ठीक है। ये आप मान के चलिए, ये बहुत बड़ा एक तरीके से पूरा एक
टॉपिक है, इसके एक छोटा सा पॉइंट है ये, ठीक है। एक तरीके से ये पहला है, विज्ञान के सामाजिक प्रकार। इसके अंदर क्या होता है, एक मिनट सॉरी। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बात करते हैं हम, जैसे कि कोई महामारी हो जाती है, बड़ी बीमारी फैल जाती है कि भाई बहुत सारे इलाकों में करोड़ों में लोग मर रहे हैं, तो उस समय क्या जरूरत पड़ती है, एक साइंस की, कि भाई दवाइयाँ बनाए, कोई कोई वैक्सीन्स लेके आए, जिससे कि ये बीमारियाँ जो है, जैसे कि कोविड-19 आया था, भारत ने बनाई थी दवाइयाँ, तो वो वर्ल्ड में सेल की थी, बेची थी, मतलब भेजी थी, लोगों की मदद की थी। तो ये उसी तरीके से है कि भाई जो विज्ञान आता है, तो विज्ञान इन सब चीज़ों से लड़ने में हमारी मदद करता है, जो कि समाज जो है, समाज को हम बचाते हैं इस तरीके से कि भाई हम किसी के कल्चर को सेव कर रहे हैं। किसी देश में महामारी फैल रही है, तो उसके वहाँ पे हम दवाई भेज रहे हैं कि भाई आप बचाओ अपने लोगों को, ठीक है। हम नहीं चाहते कि जो है हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में कल्चर ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से जो था ये होने लगा। उसके बाद मध्यकाल में विज्ञान की स्थिति जो थी वो धर्म के आधार पे थी, ठीक है। बाद में वो चेंज होके विज्ञान के आधार पे कर दी गई। पुनर्जागरण काल, ये बेसिकली वही है। इसमें हम देखते हैं विज्ञान का जो है, चित्रकला पे लोगों का जो भरोसा था वो जगने लगा कि भाई हम आर्ट करेंगे। एक नई नई कलाओं को जन्म दिया गया। चिकित्सा जो थी वो बढ़ गई। रासायनिक जो हम तरीके से रासायनिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हवा वगैरह जो है वो उनके बारे में जानना शुरू कर दिया कि भाई ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में शुरू कर दिया जानना। और समुद्र यात्रा जो थी वो बढ़ने लगी, ठीक है। हम समुद्र यात्रा करने लगे, एक मतलब बड़ी लेवल पे लोगों ने जो है खोज करी कि भाई अब यहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, अब देखेंगे कि भाई ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। इस तरीके से बोट से, ठीक है, यात्रा करना शुरू कर दिया। कॉर्पिनस क्रांति, ये बेसिकली यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है, ये इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। पहले तो क्या था कि हमारी जो धारणाएं थी, जैसे कि अब अगर आप बच्चे थे पहले, अगर अब मेरे ज़माने के हो आप, तो उस समय हम जब कार्टून देखते थे, तो हनुमान जी के वगैरह वगैरह के जो कार्टून थे वो इस तरीके से थे कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, यानी कि बीच में है, और जो सूरज है उनके चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, राइट। ये जो पहले का जो फिलोसफी थी वो इस तरीके से थी। अब जब ये कॉर्पिनस क्रांति आई, यानी कि वैज्ञानिक क्रांति में ये क्रांति आई, तो उस समय क्या हुआ, ये जो धारणाएं थी ये गलत थी, गलत साबित कर दी गई। क्योंकि ये पृथ्वी यहाँ पे नहीं है, ये पृथ्वी क्या है, ये पहले यहाँ सेंटर में सन है, सन के अगल बगल में जो भी ग्रह हैं चक्कर लगा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। यानी कि सन की जो पावर है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा बड़ा है, और जो ग्रेविटी है वो सन की ज़्यादा है। इसलिए जो ये हमारी पृथ्वी है छोटी सी लगती है और इसके चक्कर लगा रही है सन के, राइट। ये जो था ये सामने आया, इसको हम कॉर्पिनस क्रांति जो भी है ये कहते हैं। उसके बाद और पुनर्जागरण युग के बाद में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुए, सबसे पहले भौतिक और गणित में प्रयोग, यानी कि एक तरीके से जो साइंटिफिक मेथड था, गणित करना, मैथमेटिक्स का यूज़ करना, ये सब चीज़ें यूज़ करने लगी, क्योंकि ये सटीक होता है और कोई मतलब अपनी तरफ से बना के नहीं कह सकता। जैसे कि पहले पंडित होते हैं, कुछ भी मतलब बना के कह दिया कि भाई ऐसा कर लो ये ठीक हो जाएगा, नहीं। अब क्या था, साइंटिफिक तरीका यूज़ करने लगे और गणित का यूज़ करने लगे। किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, कोई भी सवाल हल करना होता है हमको मैथ के अंदर, तो हम गणित की जो फॉर्मूलेज होते हैं उनका यूज़ करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी इन लोगों ने शुरू किया कि भाई जो भी आता है वो गणित का अगर हम फार्मूला यूज़ करें तो जो भी आएगा आंसर वो करेक्ट होगा, अगर हम सही तरीके से उसका यूज़ करते हैं तो। ऐसा शुरू हो गया। जीव विज्ञान और विकास का, विकासवाद का सिद्धांत, बेसिकली मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, जो शरीर होता है आदमी का, इंसान का शरीर होता है, उसमें चीर फाड़ करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। और चीर फाड़ मतलब उसको, जैसे कि मरा हुआ कोई व्यक्ति है उसके अंदर से फाड़ के देख रहे हैं ब्लेड मार के कि भाई अंदर क्या होता है, ठीक है, क्या क्या तामझाम अंदर होता है बॉडी के अंदर हमारी, कि भाई फेफड़े भी हैं इसमें, इसमें कलेजा भी है, जो भी है, और इसमें हार्ट भी होता है, किडनी भी होती है, उसमें आंतड़ियाँ भी होती हैं, ये सब चीज़ें शुरू हो गई, जिससे कि इंसान के शरीर के बारे में जानना थोड़ा आसान हो गया। और हम जानने के बाद किस चीज़ के बारे में अगर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में अगर हम दवाएं देते हैं तो आसान होता है चीज़ों को समझना, ठीक है। अगर हम जैसे वैसा ही है जैसे कि हम पढ़ के जाते हैं और स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं जब हम जाके,
तो आंसर जो देते हैं अच्छी तरीके से दे पाते हैं और नंबर अच्छे आते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। विलियम हार्वे, ये बेसिकली इन्होंने ब्लड जो सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का प्रवाह जो होता है, उसकी खोज करी है पहली बार, यहाँ पे हुई थी। इसके डिस्कवरी कहते हैं इसको। उसके बाद एक सिद्धांत आया था, डार्विनवाद का सिद्धांत। इसको बड़ा पॉपुलर है, ये शायद आपने सुना भी होगा। बेसिकली ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि इंसान जो थे ना पहले, बंदर प्रजाति के थे। हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं। तो ये जो एक जो हमने स्कूलों में देखा होगा आपने, वहाँ पे बंदर से इंसान बनते हुए की एक जो है एक प्रक्रिया दिखाई दी है, प्रोसेस दिखा रहा है कि भाई हम पहले बंदर हैं, फिर उठते हुए जो है आसमान में, मतलब एक जो है सीधी हमारी रीढ़ की हड्डी होने लगी और हम इंसान बन गए। तो ये जो है ये डार्विनवाद का सिद्धांत बोलता है। ठीक है, बहुत से लोग इसकी निंदा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, पर ये परफेक्ट है। ठीक है, हमारे एक कंडीशन को अप्लाई करता है कि भाई हम पहले इंसान नहीं थे, पहले हम जानवर थे, उसके बाद हम धीरे करके हमारा जो परिवर्तन है वो एक इंसान के रूप में हुआ है। राइट, पहले हम ऐसे नहीं थे। तो वो डार्विनवाद का सिद्धांत बोलता है। उसके बाद आती है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले कब हुई? 1789 में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे कि जो स्ट्रक्चर था फ्रांसीसी क्रांति का वो कैसा था। फ्रांसीसी क्रांति बेसिकली फ्रांसीसी जो समाज है, पहले उसके बारे में बताते हैं कि भाई जो वहाँ की सोसाइटी थी उसका स्ट्रक्चर कैसा था, कि वो किस तरीके से काम, जैसे कि हमारे देश में, भारत में एक वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, मतलब कि थी मनुस्मृति के अंदर, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपको पता ही है, सबको भारत के अंदर सबको पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था यूरोप, फ्रांस के अंदर। ठीक है, अभी हमने बात करनी थी, अभी हमने पूरा यूरोप के बारे में बात किया। यूरोप मतलब पूरा एक कंटिनेंट की सोच लीजिए कि पूरा जो है एक समुदाय है देशों का, बहुत सारे देश इसके अंदर आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फ्रांस के बारे में। ठीक है, फ्रांस के बारे में, फ्रांस में बेसिकली यहाँ पे तीन जो है लोग दे रखे हैं आपको, तीन तरीके से। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, एक मिनट। मैंने डाउनलोड की तो थी यार, पता नहीं कहाँ चली गई, सॉरी। हाँ, ये रही। तो ये है आपका, देखो, जो फ्रांस का जो समाज था उसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था। वो स्टेट में बटा हुआ था, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट। ठीक है, तो आपको पहला स्टेट का मतलब पता होगा, ये क्लर्जी होते हैं, यानी कि इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 1% होती थी, यानी कि किंग और जो क्वीन है उसके, वो लोग आते हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी कि किंग और क्वीन और उसके बच्चे। दूसरी वाली में नोबी नोबिलिटी होती है, यानी कि इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, 2% के आसपास। यानी कि ये कौन होते हैं? ये बेसिकली इन लोगों के सैनिक होते हैं। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन भी कम होती है, ये मतलब इनकी दर्जा बहुत अच्छा होता है। और ये बहुत ज़्यादा अय्याश किस्म के लोग होते हैं, इनको पैसा खर्च करना मज़ा आता है, मतलब कि मज़े लेना ज़िंदगी के, दारू पीना, शराब पीना, ये मतलब इनके शौक होते हैं। उसके बाद जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो इसके अंदर आते हैं, थर्ड वाले में, तीसरे स्टेट के अंदर। इनकी पॉपुलेशन देख रहे हो आप, 97% है। तो ये जो लोग हो गए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते दोबारा से यहाँ पे। यहाँ पे देखो, मैंने आपको भी बता दिया है कि भाई पहले स्टेट में कौन आता है। इसमें धार्मिक नेता भी आते हैं। धार्मिक नेता मतलब जो पुजारी है उनका एक बड़ा लेवल होता है। पुजारी तो एक होते हैं मंदिर के, ठीक है, एक फादर होते हैं चर्च, मतलब कि चर्च के अंदर बैठे होते हैं। ये जो धार्मिक नेता होते हैं, इनकी जो पहुंच होती है बहुत ऊपर तक होती है, डायरेक्ट ये लोग राजा के साथ का संपर्क में होते हैं। ठीक है, ये धार्मिक नेता बोलते हैं इनको। और राजा वगैरह इसके अंदर पहले स्टेट के अंदर आते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेट में नॉबल्स वगैरह आते हैं जो उनकी लड़ाई करते हैं, है ना, जिनका जिनका जो एक तरीके से पहचान होती है फिजूल खर्ची करना। ठीक है, फालतू के खर्चे करना, क्योंकि फालतू का पैसा इनको जो है उड़ाने में मजा आता है। तीसरी संपत्ति में जो बाकी किसान वगैरह जो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये जो था एक स्ट्रक्चर है, कहाँ का? फ्रांस के समाज का। अब बात करते हैं हम फ्रांसीसी समाज के राजनीतिक पहलू के बारे में। सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया हुआ है सब कुछ, कोई भी डरने वाली बात नहीं है।
आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और समझना है बस आपको। देखो, राजा के शासन करने के दैविक अधिकार को मान्यता प्राप्त थी, यानी कि मान्यता से मतलब है कि लीगल नोटिस है उसके पास कि भाई वो राज कर सकता है, और आम लोगों के किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलेगा। और राजा नोबल वर्ग की सेवा करना है सबका काम, यानी कि जो भी प्रजा है उनकी, उनका काम है राजा की सेवा करना, नोबल्स की सेवा करना, जो उसकी सेना है, सेनापति है, उनकी सेवा करना। आदेश पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, ये क्या है, एक पॉलिटिकल पहलू है फ्रांस का। सबसे पहली बात, ठीक है, हमने पॉलिटिकली देख लिया कि कैसा है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिकली, ठीक है, मतलब कि आर्थिक रूप से देखेंगे। आर्थिक रूप से आर्थिक रूप में क्या है कि जैसे कि लुइस, फ्रांस के जो राजा हैं, वो सबसे पहले हम यहाँ पे लो शुरू करते हैं 14 से 15 और 16, ठीक है। यहाँ पे जो थी ये ठीक था, इनकी जो एक फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक थी। फिर अब बात आई 15 पे, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, ये लोन ले लेके जो है अपना काम चला रहा था बेचारा, ठीक है। वो भी इसने एक बुक लिखी थी, द आफ्टर मी द डायलॉग, यानी कि मेरे जाने के बाद प्रलय, इस तरीके की जो थी एक टाइटल था जिस तो इसने लिखी थी बुक। तो उसके बाद राजा बनता है ये लुइस 16। इसकी जो घरवाली थी, यानी कि जो रानी थी, वो पैसा उड़ाने वाली थी, ठीक है, फजूल खर्ची करना, सेम नॉवेल्स की तरह, जिसकी वजह से इन जो था ना, बहुत फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बेकार, ख़त्म, रद्द हो गई, जिसकी वजह से इन लोगों को शासन छोड़ना पड़ गया। तो ये तो रहा, आ, दो तरीके से बता दिया मैंने आपको। अब बात आती है बौद्धिक विकास, यानी कि फ्रांस में जो लोग थे उनका एक तरीके से सवाल पूछने का जो सिस्टम था वो कब से शुरू हुआ या क्या हुआ वहाँ पे। अब तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या हुआ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि इंडिपेंडेंस, यानी कि एक जो एक इंसान है उसकी एक अलग अपनी सोच है, अपने विचार है, वो अपना स्वतंत्र है, अपने इंडिपेंडेंट है अपने लिए, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, कुछ भी खा सकता है, राइट। तो ये जो थे विचार सामने आने लगे। उसके अलावा डिबेट करना, तर्क वितर्क करना शुरू हुआ। विश्वास किया गया कि सत्य को वर्ग या सत्य को हम तर्क के आधार पे पा सकते हैं, यानी कि जो ट्रूथ है वो अगर हम उसके बारे में डिबेट करें उसके लिए, तो हम उसको पा सकते हैं, राइट। ये जो चीज़ें थी वो सामने आने लगी, और आपको फिर जो रिजल्ट है वो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे विचारक हैं यहाँ पे, ये जो लॉक है यही कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति के अधिकार होते हैं, जैसे कि क्या अधिकार होते हैं किसी व्यक्ति के, ये पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे अधिकार क्या दिए हुए हैं कि भाई जीवन का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है किसी भी व्यक्ति को, मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं से भी उठ सकता है। और प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार है कि भाई कुछ हिस्सा जो है जमीन का वो रख सकता है, ताकि रह सके वो चार दीवारी के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे दो तीन विचारक और देखने को मिल रहे हैं कि ये है, और एक ये है रूसो, इनके बारे में आप खुद पढ़ लेना। और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बता रखा है, ये मैं आपको नहीं पता पढ़ाऊंगा, ये आप खुद पढ़ना, टाइम वेस्ट वाली बातें हैं, यहाँ सवाल नहीं बनेंगे। औद्योगिक क्रांति आती है फिर। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि भाई ये औद्योगिक का मतलब क्या होता है। बेसिकली उद्योग का मतलब होता है कुछ बनाना, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से फैक्ट्री लगाना, कंपनी जो होती है वो उद्योग करती है, यानी कि कुछ भी बनाती है, राइट। बेसिक उसके लिए हम कच्चा माल यूज़ करते हैं बनाने के लिए, पर वो उद्योग करती है, कुछ भी बनाया बनाती है, उसको उद्योग कहते हैं। फैक्ट्री लगती है जहाँ पे, उसको उद्योग कहते हैं। तो ये इसको ही हम उद्योगिक क्रांति कहते हैं। और 1760 में ये आपको देखने को मिलती है, इंट्रोडक्शन इसको मिलता है पहली बार। यहाँ पे आपको कुछ बातें देखने को मिलेगी कि भाई उद्योग क्रांति जो थी उसमें क्या क्या बातें हुई, ब्रिटेन में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ से शुरू हुआ। ब्रिटेन में हुई सबसे पहले उद्योग क्रांति, नया अनविंशन, यानी कि कुछ नई नई चीज़ें हमने यूज़ करना शुरू किया, यानी कि नए औजार यूज़ करना, नई तकनीक का विकास हुआ। और इसमें बहुत बड़े बड़े स्तरों पर जो चीज़ें थी वो तैयार की जाने लगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई बल्क में
जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे किसी एक या किसी दो व्यक्ति के लिए हम सामान नहीं बनाते। वहाँ पे हम लाखों करोड़ों लोगों को याद रख के, ध्यान में रख के, और फिर जो है चीज़ों को बनाते हैं, उनकी डिमांड पूरी करते हैं सेल करने के लिए, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी होने लगा। जो घरेलू उत्पाद जो था वो अब उद्योग बन गया एक तरीके से। पहले जो था ना, जो भी उत्पाद होते थे वो घर के अंदर होते थे, यानी कि कपड़े बना रहा है कोई तो घर के अंदर बना रहा है, साड़ी का जो साड़ी बनाते हैं तो घर के अंदर बना रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं छोटे मोटे वो घर के अंदर होते थे। अब मशीनें बन गई, तो मशीनें जो थी इतनी बड़ी थी कि वो उनको रखने के लिए जगह ही नहीं थी घरों के अंदर। तो उसके लिए एक बड़ी सी जो है ज़मीन खरीद के उसको वहाँ पे सेट करना पड़ा, ताकि वो काम कर सके। फिर उसको चलाने के लिए लोग लगते हैं, तो लोग को हायर करना पड़ेगा, उनको जॉब देनी पड़ेगी। तो ये जो था, ये औद्योगिक क्रांति की देन थी, जो आप आज आपको नॉर्मल लगता है। तो ये पहले औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले आया था। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा जो है अकड़म पकड़म हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो ये है औद्योगिक क्रांति, आपको दिख रही होगी, सॉरी फॉर दैट। ये जो है औद्योगिक क्रांति का एक एग्जाम्पल है, आपके सामने चित्र बना रखा है कि भाई लोग जो है अपने काम पे जा रहे हैं। ये ऑफिस है एक तरीके से, दफ्तर है या जो भी आप कह लो, फैक्ट्री है। लोग इसमें जाएंगे, काम करेंगे, जो भी घंटे तय कर रखे हैं कि भाई 6 घंटे 12 घंटे वो काम करेंगे, अपनी जो सैलरी होगी वो लेंगे और घर जाएंगे, खाना खाएंगे। ये था औद्योगिक क्रांति। पहला वाला जो पॉइंट मैं बता दिया आपको कि भाई नई नई तकनीकों का यूज़ किया गया। उसके बाद यहाँ पे पहले मैं मुझे रेज भी करना पड़ रहा है साथ साथ में, क्योंकि मैंने पढ़ाई पढ़ी है थोड़ी बहुत, मुझे पता था पहले से ही इसके बारे में, पर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्योंकि गलती ना हो जाए, ठीक है, आपको फिर दिक्कत होगी। दूसरी बात, समाज और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या हुआ लोगों के ऊपर, कि भाई क्या क्या इफेक्ट पड़े, कि भाई जो हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। सबसे पहले पूंजीपतियों का एक नया वर्ग सामने आया। पूंजीपति यानी कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, पूंजीपति के पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी ज़मीनें होती है, उनका एक नया वर्ग सामने आया, ठीक है। उसके बाद बैंक, बीमा, ये सब कंपनियां जो है आपको देखने को मिलती है। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं बीमा कंपनी में। कंपनी जो लगाते हैं या खोलते हैं, इनके पास, इनको रिस्क बहुत होता है, हेल्थ का रिस्क होता है, कोई मार दे, उनके पास बच्चों का क्या होगा, ये सब का। तो वो पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि पैसा बाद में मिल जाए और हमारे जो फैमिली है वो चल जाए। तो ये उद्योगपतियों के काम होते हैं। अब क्या हुआ, जो लोग पहले घर में काम करते थे या खुद की खेती करते थे, वो लोग अब फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं। तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उन पे, कि भाई वो घर के अंदर एक घुटन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो जो मशीनें हैं वो चलेंगी, उसमें से हीट होगी, निकलेगी, धुआं निकलेगा, जिससे कि जो वातावरण है वो दूषित हो जाएगा, राइट। तो ये जो है कंडीशंस हैं, ये प्रभाव जो थे, इनके अंदर काम करना पड़ा इन लोगों को, जहाँ ये पहले घर में बैठ के अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, कि भाई काम करने का मन करा तो कर दिया, नहीं तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फसल लोग मतलब कि खेतों में अपने काम करने का मन कर रहा है तो कर रहे हैं, तो नहीं बैठ रहे हैं आराम से बातचीत कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो ये जो था, ये प्रभाव ये देखने को मिला। इसके अलावा शहरीकरण हुआ तेजी से, ठीक है। औद्योगिक शहर की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी तेजी से। आर्थिक सामाजिक जो विषमताएं थी वो बढ़ गई। आर्थिक यानी कि जो पैसा था, कुछ लोग अमीर हो गए हैं, कुछ लोग मिडिल में हैं, कुछ लोग गरीब रह गए बेचारे, ठीक है। ये जो थी, ये खाई हो गई बड़ी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में। उसके अलावा पहले एक किसान जो है किसानी कर रहा है, कभी बीज बो रहा है, कभी उसको जो है पानी दे रहा है, कभी कीटनाशक डाल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो ये जो है एक कह सकते हैं कि मज़ेदार काम है, थोड़ा बहुत मज़ा आता होगा शायद इसमें, मुझे नहीं पता, सॉरी फॉर दैट। पर मतलब वो पहला वो काम जो है उनके हाथ का है, उनको मज़ा आता होगा उस काम करने में। पर अब क्या है, एक ही काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर और दबाव में आके काम कर रहे हैं, इससे क्या है कि उनका जो है एक कह सकते हैं कि मन का उचाव हो जाना। मन नहीं लगता उस काम में, अगर एक ही काम को अगर आप बार बार कर रहे हो। जैसे कि हम कहते हैं ना, केक खा लेंगे हम जितनी बार भी खिलाओगे, पर अगर हम रियलिटी में उसको देखें, हम केक सिर्फ एक दो बार ही खा सकते हैं। अगर हम हमें रोज केक खाने को मिले तो वो शायद हम ना खा पाए, राइट। उसी तरीके से ये भी है, एक ही अगर हम काम रोज डेली कर रहे हैं तो वो काम करने में दिक्कत होती है, ठीक है। वैसे ही इन लोगों के साथ भी हुआ।
जो काम था उसमें संतुष्टि नहीं मिलती थी, क्योंकि वो काम बेसिकली वो नहीं कर रहे हैं, वो काम वो मशीन कर रही है, वो मशीन को ये चला रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और जो भी जो काम है वो मशीन ही कर रही है, जिससे कि ये लगाव फील नहीं कर पा रहे उस काम से। पहले जो किसान है वो खेती कर रहा है अपने खेत में, और जो वो गेहूं उगा रहा है, चावल उगा रहा है, दाल उगा रहा है, वो उसके हाथ की है। ठीक है, उसको खुशी होती है देख के कि यार मेरी मेहनत रंग लाई है। ठीक है, और घर में जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, बीड़ी बनाने का काम कर रही हैं, छोटे मोटे जो भी काम कर रही है, वो काम उनके हाथ का है। उनको वो अगर वो काम अपने हाथ से पूरा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। अब यहाँ पे वो वाली फीलिंग नहीं रही, है ना, क्योंकि उनको पता है वो काम उनके हाथ का नहीं है, उनको उस सब चीज़ों के अवार्ड नहीं मिलेंगे। तो मतलब क्यों मेहनत करें इतनी, और उसमें इतनी मेहनत भी नहीं होती है। फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो वैसी वो मालिक आपका दिमाग खराब करके रखेगा, वो एक अलग बात है। थोड़ा बहुत चैप्टर लंबा हो रहा है, और लंबा है ये, ठीक है, टाइम लगता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी बातें समझानी ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये एक शुरुआत है चैप्टर की। बाद में शायद मैं छोटा कर दूँ लेंथ, वो एक अलग बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बता रखा हूँगा मैं, मतलब मैंने आपको बता रखी होगी तो शायद मैं वो आपको ना बताऊँ दोबारा, ये भी है। उसके बाद आता है औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण विषय क्या थे। टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे आपको बात करी जाएगी कि भाई यहाँ पे क्या है कि श्रम शक्ति की जो एक पोजीशन थी वो हट गई, कि एक नए नए जो वर्ग थे वो सामने आए, कि भाई अब जो लोग खेतों में काम कर रहे थे, घरों में काम कर रहे थे, वो हट के फिर अब फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं। एक ऑप्शन भी मिल गया लोगों को। पर देखो, फैक्ट्री में जो काम करता है, जो कंपनी में काम करता है, किसी के लिए काम करता है, वो एक समय का टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी कि पूरा दिन उसका उसमें जाएगा, फिर वो अपना काम के लिए टाइम कहाँ निकाल पाएगा, राइट। तो ये भी जो है एक प्रॉब्लम वाली बात है, हमें अच्छा भी लगता है, दूसरी तरफ ये थोड़ा गलत चीज़ भी है। उसके बाद गरीबी का जो है रूपांतरण हो गया। रूपांतरण से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे गरीबी, शायद गरीबी का जो दायरा था वो थोड़ा ऊपर चला गया, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ गया, कि भाई वो अब गरीब तो नहीं है और अमीर भी नहीं हो गए, राइट, बीच में रह गए बेचारे। वो आया मिडिल क्लास का व्यक्ति निकल के सामने। ठीक है, तो ये जो है औद्योगिक क्रांति की जो उपज है वो मिडिल क्लास व्यक्ति की आती है। उसके बाद शहरीकरण हुआ, कारखाना प्रणाली शुरू हुई। जो पहले लोग घर में काम करते थे, अब वो कारखानों में जाके काम कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ थोड़ा बहुत और रह गया है। समाज के उदय की धारा पर लक्षित बौद्धिक प्रभाव, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप पढ़ लेना बस एक इसको। पर मैंने आपको बता दिया जो भी चीज़ें थी इसके अंदर, राइट। वहाँ से सवाल बनेंगे, आप पढ़ लेना पर एक बार, ठीक है, मेरा सजेशन रहेगा कि आप पढ़ लो। अब आपको समझ में आ जाएगा जो भी आप पढ़ोगे एक बारी में। ठीक है, अगर नहीं आता तो एक बार जो है फास्ट फॉरवर्ड करके मेरी वीडियो एक बार और देख सकते हो आप। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना, और जाना ज़रूर, कमेंट करके जाना, बताना मुझे कि कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो बताना, बुरी लगी हो तो बताना। ठीक है, कोशिश की जाएगी इम्प्रूवमेंट करने की, अगर आपको लगता है तो। ठीक है, अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।